बादलों चमकता है, घर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब बादल टकराते हैं तो पहले चमक क्यों आती है और बाद में उसकी आवाज हमारे कानों तक पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि आज हम साउंड क्लास 9 के चैप्टर को लेकर हम क्लास देने वाले हैं। चूंकि प्रकाश का वेग ध्वनि का वेग से अत्यधिक होता है, इसलिए जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो सबसे पहले हमें उसके प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद उसके टकराने से उत्पन्न ध्वनि हमारे कानों तक। वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकेंड होता है और प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। तो आप देख सकते हो कि प्रकाश का वेग ध्वनि का वेग से ज्यादा होता है। इसके कारण सबसे पहले मुझे प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचता है। स्टूडेंट्स, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी मैं बोलूं तो मेरे बातों को आपके कानों तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल फॉर, आपने जरूर तालाब में एक पत्थर मारे होंगे। आपने देखा होगा कि जो जैसे ही पत्थर तालाब के बीचों बीच गया तो एक उर्मिका उत्पन्न होती है और वो क्या होता है कि धीरे धीरे वह किनारे तक पहुंचती है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि हमारे बातों को आपके कानों तक पहुंचाने में एक तरंग की आवश्यकता होती है जो धीरे धीरे आपके कानों तक पहुंचता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कानों को सुनने के लिए एक तरंग की आवश्यकता होती है। अगर मैं बोलूं तो धरती एकमात्र ऐसा जगह है जहां पे बातों को एक जगह से दूसरों तक पहुंचने के लिए एक माध्यम सरल रूप से मिल जाती है। इसके अलावा ब्रह्मांड में अब तक कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पे अपने को दूसरे तक हम ध्वनि को संचरण माध्यम से पहुंचा पाए। अगर मैं बात बोलूं तो हमारे ध्वनि को दो तरंगों में बांटा गया है, एक अपसर्व और एक परासर्व। अपसर्व तरंग किसे कहते हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, और परासर्व तरंग वो होता है जो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है। यानी मैं बोलूं तो जिस प्रकार में अलग अलग वस्तुओं को मापने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ध्वनि को मापने के लिए भी एक मात्रक की आवश्यकता होती है जिसे हम हर्ट्ज बोलते हैं। यानी एक ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के नीचे तक ही बीच में ही सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, जिसको अपसर्व ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा साउंड जो 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर सुनते हैं उसको अल्ट्रासोनिक साउंड से जाना जाता है। यानी इंसान इससे ऊपर नहीं सुन सकता और इससे नीचे नहीं सुन सकता। तो स्टूडेंट्स, साउंड गमन करने के लिए ये इस प्रकार से की आवश्यकता होती है। अचानक से ये बैट्स कैसे ही हमला हो गए, इन चमगादड़ों ने तो हमारे आसपास हमले कर डाले हैं। ये कहां से ये बैट्स आ रहे हैं? नहीं, बचो। तो स्टूडेंट्स, आप क्या जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव धरती पे विराजमान हैं जिनको सुनने की क्षमता 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है? तो स्टूडेंट्स, उनमें ये हमारे बैट्स यानी चमगादड़ जात पाए जाते हैं। तो क्लास 9 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चमगादड़ अपने शिकार कैसे पकड़ते हैं। चमगादड़ के बारे में मैं बताऊं तो चमगादड़ यानी बैट्स ऐसे क्रिएचर होते हैं जिनकी आंख नहीं होते हैं और उनकी सुनने की क्षमता जबरदस्त होती है। और वो सुनने की क्षमता को कैसे प्रबल करते हैं आज मैं आपको बताता हूं कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, ठीक है, मैं कह सकते हो कि बैट्स अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है। जैसे वो अल्ट्रासोनिक साउंड उसके
दूर शिकार से टकराता है और रिफ्लेक्ट होकर उसके कानों तक पहुंचता है, तो वह समझ जाता है कि उसका शिकार उससे कितनी दूरी पे उपस्थित है, और वो क्या करता है कि उस साउंड नेविगेशन को यूटिलाइज कर, ध्वनि संचरण का वो यूटिलाइज कर वो पकड़ लेता है कि उसका जीव कितनी दूरी पे है और जाकर वो अपना शिकार पूरा कर लेता है। तो ये क्वेश्चन 9 के लिए, काफी क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट है कि वे कैसे अपने शिकार को पकड़ते, चमगादड़ अपने शिकार को कैसे पकड़ते। तो उनसे निकलने वाली अल्ट्रासोनिक साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, वो साउंड जैसे ही शिकार से टकराता है तो वो शिकार से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर जैसे ही वो कानों में पहुंचता है तो वो समझ जाता है, वो कैलकुलेट कर लेता है। मैं इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, तो वो समझ जाता है कि कैसे वे कितनी दूरी पे है, और वो कैलकुलेट करके तुरंत वहां पे पहुंच जाता है और वो उस जगह को यूटिलाइज करके वो कान पे उसके पहुंचते ही वो समझ जाता है कि मेरा जीव इतने शिकार इतना दूरी पे है और उसे पकड़ लेता है। समुद्र की गहराई को नापने का प्रयास कर रहा हूं, क्या मैं इस समुद्र की गहराई को नाप सकता हूं? क्या यह संभव है? तो स्टूडेंट्स, ये संभव अब पॉसिबल है। एक समय था जब टाइटैनिक डूब गया और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन आज का साइंस बहुत डेवलप। तो स्टूडेंट्स, इस सोनार का आविष्कार, इन्वेंशन पॉल वेगनिन ने किया था, ठीक है, पॉल वेगनिन ने किया था, ठीक है, और इसको साउंड नेविगेशन रेंज से भी जाना जाता है। ये वर्क एकदम चमगादड़ की ही भांति करता है। कैसे करता है? यह अब इससे निकलने वाला अल्ट्रासोनिक साउंड यानी ध्वनि जैसे ही निकलती है तो वो समुद्र के सतह से टकरा के फिर से वापस आती है और सिग्नल देती है कि हमारा जहाज से नीचे कितनी नीचे पर हमारा समुद्र तल है। इसके अलावा वो अपने आसपास में उपस्थित जितने भी हिमखंड है, अगर आप समुद्र जो है सब ऐसा जगह पे है जहां पे चारों तरफ हिमखंड हो, उस जगह को भी वो अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेता है। और तो ये साउंड नेविगेशन रेंज अपने से निकलने वाली प्रासर्विक ध्वनि को यानी अल्ट्रासोनिक साउंड को यूटिलाइज करके ये पकड़ लेता है कि वो अपने आसपास कोई हिमखंड तो नहीं जिससे हमारा जहाज टकराने वाला। अगर जैसे ही वो आसपास ऐसा खतरा महसूस करता है, वह सिग्नल ऑपरेटर को तुरंत इन्फॉर्म करता है और वैसे ही सिग्नल ऑपरेटर अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे कि ये अभी टकराने वाला है और देखो ये यहां से निकल गया, तो ये जो है इस प्रकार से वो अपना काम करता है। तो स्टूडेंट्स, अपना डायरेक्शन कैसे चेंज कर लिया इसने। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा ये सोनार वर्क करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वेल डन।